नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, आजकल यहाँ पे मैं आपको गढ़वाल का परमार वंश पढ़ा रहा हूँ। ये यहाँ पे गढ़वाल के परमार वंश की आज लास्ट वीडियो है, यानी ये 9वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको गढ़वाल के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी दी है। और आज मैं आपको इसकी लास्ट वीडियो पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, तो आज मैं आपको गढ़वाल के परमार वंश के प्रमुख राजा नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूँ आपको कि इसके आज यहाँ पे लास्ट पार्ट है गढ़वाल के परमार वंश का 9वां पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन की मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे आपको स्वयं का एनालिसिस कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपको उसमें आ रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं, वही वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको नरेंद्र शाह के बारे में बता देता हूँ। नरेंद्र शाह जो कि गढ़वाल के परमार वंश के प्रमुख राजा रहे हैं, और इनके शासनकाल में भी बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो नरेंद्र शाह का जो शासनकाल रहा वो रहा 1913 से 1946 तक, और ये परमार वंश के 59वें राजा हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे किस प्रकार सुदर्शन शाह ने टिहरी में अपनी राजधानी बनाई, और उसके बाद जितने भी राजा रहे परमार वंश के, उनकी सबकी राजधानी कहाँ रही, मुख्यतः राजधानी वो टिहरी में ही रही। तो नरेंद्र शाह यहाँ पे 59वें राजा हैं परमार वंश के, और ये बैठ गए थे राजगद्दी पर 15 वर्ष की उम्र में। अब मात्र 15 वर्ष की उम्र में तो इनकी जो संरक्षिका थी वो थी राजमाता नेपोलिया। ठीक है, नरेंद्र शाह की संरक्षिका के रूप में कौन थी? वो थी इनकी राजमाता नेपोलिया। नरेंद्र शाह के शासनकाल की कुछ प्रमुख स्थापनाओं के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि इनके शासनकाल में भी बहुत सारी इन्होंने स्थापनाएं की थी। तो 1919 में इन्होंने पंचायतों की स्थापना की थी। टिहरी में जो पंचायतों की स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है नरेंद्र शाह को। 1919 में इन्होंने ये पंचायतों की यहाँ पे स्थापना की थी। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना और छात्रवृत्ति निधि की इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी। 1921 में इन्होंने देवलगढ़ यात्रा की और अपने कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। कब कराया था ये? 1921 में इन्होंने ये कराया था। और नरेंद्र नगर की स्थापना भी इन्होंने की थी। इनका नाम नरेंद्र शाह था और अपने ही नाम पे इन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। इससे पहले कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना की थी, और प्रताप शाह ने वहाँ पे प्रताप नगर की स्थापना की थी। तो उन्हीं के अनुसार यहाँ पे नरेंद्र शाह ने भी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नरेंद्र नगर का निर्माण किया। ठीक है, तो नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह ने यहाँ पे की थी। टिहरी में प्रथम बार जब जनगणना हुई तो वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुई, जब नरेंद्र शाह यहाँ पे शासन करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। उसके बाद 1921 में हुआ। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे 1923 में क्या क्या हुआ? तो 1923 में एक तो टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना नरेंद्र शाह ने की, और राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी की, और साथ ही साथ सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1923 में टिहरी में नरेंद्र शाह ने करवाई थी। 1924 में इन्होंने नरेंद्र नगर में राजभवन का निर्माण कराया था। 1925 में नरेंद्र नगर को ग्रीष्मकालीन इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है, राजधानी कब बनाया था? 1925 में। जबकि नरेंद्र नगर की जो स्थापना की थी वो कब की थी? यहाँ पे वो की थी 1921 में। तो स्थापना कर दी थी वैसे नरेंद्र नगर की, लेकिन राजधानी के रूप में कब इन्होंने स्थापित किया? वो किया था 1925 में। नरेंद्र नगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे नरेंद्र शाह ने बनवाया था। 1940 में इन्होंने प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। देखो, प्रताप शाह ने यहाँ पे क्या कराया था, टिहरी में एक अंग्रेजी स्कूल खोला था, लेकिन उस टाइम वो सिर्फ 8th क्लास तक था। उसके बाद वहाँ पे कीर्ति शाह ने उसको 10th क्लास तक यानी हाई स्कूल तक किया, और यहाँ पे नरेंद्र शाह ने 1940 को जो प्रताप हाई स्कूल था, जो कि कीर्तिनगर जो कि प्रताप स्कूल था, उसके बाद कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल किया, और उसके बाद यहाँ पे नरेंद्र शाह ने उसको 1940 में इंटर कॉलेज में तब्दील किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी, ये भी आपको नोट करना है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। उसके बाद 1942 में कन्या पाठशाला की स्थापना भी किसने की थी? तो वो की थी नरेंद्र शाह ने। अब इनके शासनकाल में बहुत सी स्थापनाएं हुई, बहुत सी इनको उपाधियां भी दी गई, और बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई इनके शासनकाल में जिसके कारण इनको कलंकित होना पड़ा।
अब इनको प्रमुख उपाधियां जो दी गई वो दी गई, एक तो अलंकारी और लेफ्टिनेंट की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको दी गई। अलंकार इसलिए दी गई क्योंकि बहुत से देशों में घूमने भी गए थे और काफ़ी जगह इन्होंने मतलब ये घूमते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको अलंकारी की उपाधि दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। LLD की उपाधि यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई, वो भी किसको दी गई, नरेंद्र शाह को दी गई। नरेंद्र शाह को परमार वंश का शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में आप जानते होंगे, सूर वंश का संस्थापक था जिसने दिल्ली में हुमायूं को हराकर सूर वंश की स्थापना की थी। और इसके शासनकाल में पूरे भारत में लगभग काफ़ी सड़कों का निर्माण हुआ था, बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ था। इसलिए यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे नरेंद्र शाह के शासनकाल में टिहरी में भी काफ़ी सड़कों का निर्माण हुआ था। इसलिए नरेंद्र शाह को पंवार वंश का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन सकता है कि शेरशाह सूरी किसको कहा जाता है परमार वंश में, तो वो कहा जाता है नरेंद्र शाह को। नरेंद्र शाह के शासनकाल में घटित प्रमुख घटनाएं, मैंने कहा था अभी कि नरेंद्र शाह के शासनकाल में कई स्थापनाएं भी हुई, इनको उपाधियां भी दी गई, लेकिन साथ ही साथ इनके शासनकाल में ऐसी घटनाएं घट गई जिसके कारण इनको शर्मिंदा होना पड़ा था और लास्ट में इन्होंने अपने पद से त्याग दिया था और उसके बाद मानवेंद्र शाह को वहाँ पर राजगद्दी सौंपी थी। तो एक तो इनके शासनकाल में हुआ था रवाई कांड, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड हुआ वो इस प्रकार हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेजी शासन और जो टिहरी का राजा था उन्होंने कहा था कि जो मतलब जो वन है या जो भूमि थी जनता के पास, उसको मतलब सरकार की उसमें शामिल करना था। लेकिन 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे कुछ आंदोलनकारी वन संबंधी आंदोलन का विरोध करे थे। इसी आंदोलन का उन्होंने क्या किया, 30 मई 1930 को यमुना नदी के किनारे बहुत से आंदोलनकारी इकट्ठे हुए और उन्होंने इन वन संबंधी आंदोलन का विरोध किया। इन आंदोलनकारियों पर नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल, इनके एक दीवान थे चक्रधर जुयाल, इन्होंने उन आंदोलनकारियों पर क्या कर दिया, सीधे गोली चलवाई। इसीलिए जो दीवान चक्रधर जुयाल है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जनरल डायर। जिस प्रकार जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था और उन पे वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे या जो सभा कर रहे थे वहाँ पे जलियांवाला बाग में, उन पे सीधे निहत्थे लोगों पे गोली चलवाई, उसी प्रकार यहाँ पे दीवान चक्रधर जुयाल ने भी इन आंदोलनकारियों में यहाँ पे क्या किया, गोली चलवा दी। इसीलिए दीवान चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। और जो ये घटना हुई यहाँ पे रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, इसको क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है कि उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रवाई कांड या तिलाड़ी कांड को। और उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यहाँ पे चक्रधर जुयाल को। उसके बाद इनकी शासनकाल में जो द्वितीय घटना हुई वो हुई थी श्रीदेव सुमन की मृत्यु। श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को। आपको ज्ञात होगा श्रीदेव सुमन के बारे में, उन्होंने वहाँ पे 84 दिन का यहाँ पे भूख हड़ताल किया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस टाइम भी यहाँ पे किसका शासन था, वो था नरेंद्र शाह का शासनकाल। और जब श्रीदेव सुमन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है तो मतलब एक तो यहाँ पे श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई और उसके बाद यहाँ पे रवाई कांड भी होता है और ऐसे मतलब कई इन पे मतलब आरोप लग जाते हैं। भले ये भी कहा जाता है कि जो नरेंद्र शाह थी, इन दोनों कांड जब ये दोनों ऐसे कृत्य हुए तो उस टाइम ये टिहरी में उपस्थित नहीं थे, बल्कि इनके जो सभागार थे या उनके कारण ही मतलब उन्होंने सारा क्या किया, कांड करवाया था। ये यहाँ पे बाहर गए हुए थे इन दोनों के उसमें जब ये दोनों घटनाएं घटित हुई। लेकिन फिर भी राजा तो यही थे, मुखिया मतलब जो भी आरोप लगना था वो तो इन्हीं पे लगा। तो इसलिए वहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1946 को इन सारी कृत्यों को देकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1946 को नरेंद्र शाह ने यहाँ पे त्यागपत्र दिया और अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को यहाँ पे राजा बनाया। तो ये तो थे यहाँ पे नरेंद्र शाह के शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाएं, मैंने आपको बता दी प्रमुख स्थापनाएं क्या क्या हुई और इनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम देखो, हाँ 22 सितंबर 1950 को क्या हो जाती है, फिर नरेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम मानवेंद्र शाह के बारे में, जिनका शासनकाल रहा 1946 से 1949 तक और ये यहाँ पे नरेंद्र शाह के पुत्र थे। नरेंद्र शाह ने यहाँ पे 1946 को क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद यहाँ पे मानवेंद्र शाह राजा बन गए। तो मानवेंद्र शाह पंवार वंश का क्या था, अंतिम राजा और टिहरी रियासत का भी ये अंतिम राजा था। तो अगर पूछा जाता है कि मतलब कौन पंवार वंश या टिहरी रियासत का अंतिम राजा था, तो वो था मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह के पिता का नाम नरेंद्र शाह और इनके माता का नाम क्या था, इंदुमती शाह था। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं, एक तो अगस्त समझौता होता है 19 अगस्त 1946 को। अब ये कैसे होता है, अगस्त समझौता होता है टिहरी दरबार यानी राजा के बीच और प्रजामंडल के बीच। प्रजामंडल एक क्या था, जब यहाँ पे क्या होने लग गया, आंदोलन छिड़ गया था कि क्या है, टिहरी को भी स्वतंत्र घोषित होना चाहिए, मतलब भारत में इसका विलय होना चाहिए। तो प्रजामंडल के बीच और किसके, टिहरी दरबार के बीच अगस्त समझौता हुआ और इस समझौते के तहत यहाँ पे क्या हुआ कि
प्रजामंडल के बंदी बनाए गए सदस्यों को मुक्त किया जाएगा, वह प्रजामंडल के कार्यों में बाधा नहीं डाली जाएगी। यानी कि प्रजामंडल जो भी कार्य कर रही है वो उनको करने दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे जो राजा था वहाँ पे वो उसमें बाधा नहीं डाल सकता। उसके बाद यहाँ पे 1946-47 में एक सकलाना विद्रोह होता है, ये भी एक प्रमुख जन आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कीर्तिनगर आंदोलन भी होता है 1948 में, और इस आंदोलन में मोलूराम व नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। उसके यहाँ पे 15 जनवरी 1949 को मानवेंद्र शाह ने प्रजामंडल की मांग स्वीकार की, जो कि उनकी मांग थी कि यहाँ पे इसको भी मतलब जो हमारा टिहरी रियासत थी वो क्या थी कि वहाँ के राजा ने चाहा कि मैं, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे भारत को स्वतंत्र घोषित किया तो उन्होंने कहा था कि मतलब जो राजा स्वतंत्र रहना चाहता है तो वो स्वतंत्र रह सकता है। तो टिहरी रियासत का राजा जो यहाँ पे मानवेंद्र शाह थे या नरेंद्र शाह उससे पहले थे, वो भी यही चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, मतलब हमारी जो टिहरी रियासत है वो भारत में विलय नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर प्रजामंडल ने इसका विरोध किया था और फिर कई यहाँ पे आंदोलन भी हुए थे, और इन सारे आंदोलन जन आंदोलन को देखकर यहाँ पे फिर मानवेंद्र शाह ने प्रजामंडल की मांग 15 जनवरी 1949 को स्वीकार कर दी। और 1 अगस्त 1949 को देखो भारत का हुआ गया था स्वतंत्र 1947 को, और उसके 2 साल बाद लगभग टिहरी रियासत का विलय हुआ भारत में उत्तर प्रदेश के एक 50वें जिले के रूप में। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि टिहरी रियासत का विलय उत्तर प्रदेश के कितने नंबर के जिले के रूप में हुआ, तो हुआ था 50वें जिले के रूप में। फिर यहाँ पे मानवेंद्र शाह क्या होते हैं, सांसद का टिकट लड़ते हैं और सांसद के रूप में जीत जाते हैं। और यहाँ पे मतलब इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने 8 बार यहाँ पे निर्वाचित हुए टिहरी सांसद। टिहरी क्या है, सांसद है, ठीक है, सांसद सीट है टिहरी में एक। तो टिहरी से 8 बार निर्वाचित हुए हैं सांसद के लिए मानवेंद्र शाह 1959 से 2004 तक। और फिर 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। तो जो गढ़वाल के परमार वंश का जो अंतिम शासक था उसकी मृत्यु यहाँ पे 5 जनवरी 2007 को हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी परमार वंश के बारे में कि किस प्रकार यहाँ पे उनका गढ़वाल में उनका उदय हुआ, किस प्रकार स्थापना हुई, और किस प्रकार यहाँ पे लगातार इनकी राजधानी बदली गई, और फिर किस प्रकार यहाँ पे इनका अंत हुआ। तो पूरी डिटेल्स में आपको परमार से संबंधित कुछ सारी जानकारी दे दी है। आशा करते हैं आपको नोट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप नोट्स भी बना रहे होंगे। ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और उस ऐप में आपको उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, उत्तराखंड संपूर्ण नोट्स, और मतलब उसमें अपने आप अपडेट होते रहते हैं। जैसे हम वीडियो आगे बढ़ाते रहते हैं उसमें हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं जो भी हम आपको वीडियो में पढ़ाते हैं। और साथ साथ उसमें MCQ प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और अदर नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।